बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू डी। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उस पर बात होगी, और फिर इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बात है बेटा पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की, तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है दो किस्म की होती है। एक है जिसे हम नेचुरल पेयरिंग कहते हैं और दूसरी है डिज़ाइंड पेयरिंग। नेचुरल पेयरिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो बिफोर एंड आफ्टर की सूरत में होती है। मसलन कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के बाद के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आपने असेस करना है। जैसे कोई डाइट प्लान है जो वज़न को रिड्यूस करने में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन लोगों को आपने ये डाइट प्लान एक्सरसाइज करवाना है उनका पहले आपने वज़न लिख लेना है, फिर उन लोगों को आपने उस डाइट प्लान की थेरेपी करवानी है। वो डाइट प्लान वो हफ्ता 10 दिन या कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर आपने उन लोगों का वज़न रिकॉर्ड करना है। अब हमने ये देखना है कि उस डाइट प्लान को यूज़ करने के बाद उन लोगों का वज़न जो है वो कम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो आफ्टर रिज़ल्ट्स हैं, जो डाइट प्लान यूज़ करने के बाद के जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें हमारा इंटरेस्ट है। इसको हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो ये हमारा जो पेयरिंग डाटा है ये नेचुरल पेयर्ड डाटा कहलाएगा। अब दूसरी तरफ है कि डिज़ाइंड पेयरिंग क्या है। डिज़ाइंड पेयरिंग के अंदर हमने दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को स्टडी करना है ओवर सेम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। मसलन देखें दो ब्यूटी क्रीम है और आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी अच्छी है। तो आप क्या करेंगे कि पहले कुछ ख़वातीन को आप ब्रांड ए जो कि गोल्डन पर्ल है आप वो यूज़ करवाते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद उन्हीं ख़वातीन को आप ब्रांड बी जो कि फेयर एंड लवली है वो यूज़ करवाते हैं, और फिर आप देखते हो कि इन दोनों में से कौन सा ब्रांड जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट ब्रांड बी में होगा तो फिर आप जो डी बनाएंगे, डिफरेंस जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे y-x से, और अगर आपका इंटरेस्ट ब्रांड ए में होगा तो फिर आप जो डिफरेंस बनाएंगे डी वो x - y से बनाएंगे, और फिर इस डी का हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके फिर ये मीन और वेरिएंस हम निकाल लेंगे। जहाँ तक बात है नेचुरल पेयरिंग की, तो नेचुरल पेयरिंग में चूँकि इन्फॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर की होती है, x हमारा बिफोर अप्लाइंग ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन है और y जो है हमारा आफ्टर अप्लाइंग ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो y में है, तो y - x से हम d बनाएंगे, यानी ये जो d बनेगा ये फिर y - x से बनेगा। ये आपने जहन में रखना है। जहाँ पर भी नेचुरल पेयरिंग का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जो d बनेगा वो y - x से बनेगा। अब हम इसके टेस्टिंग प्रोसीजर पे बात करते हैं। इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करना है। नल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि जो म्यू डी है ये 0 के इक्वल है, म्यू डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, म्यू डी लेस देन इक्वल टू 0 है। ये एट लीस्ट के स्टेटमेंट में आता है, ये एट मोस्ट के स्टेटमेंट में आता है। इन तीनों में आप ऑब्ज़र्व करें कि इक्वलिटी साइन हमारा होल्ड कर रहा है। इसके अपोजिशन में या इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अगर इक्वलिटी है तो यहाँ पर नॉट इक्वल, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पर लेस देन, अगर ये लेस देन इक्वल है तो यहाँ पर ग्रेटर देन। यानी जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का उलट है।
दूसरा स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। हर क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। अल्फ़ा जो है ये हमारा डिग्री ऑफ डाउट है, इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं। अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू आपने यहाँ पर ज़रूर रखनी है। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर फिर डिग्री ऑफ डाउट एग्जिस्ट नहीं करता। ये कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो एज श्योर एज अ डेथ है। जैसे आप ये कहें कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने मरना है, तो आप इसकी रिसर्च नहीं कर सकते। ये बात एज श्योर एज डेथ है कि सब नहीं मरना है। अगर आप ये कहें जी सूरज मशरिक से निकलता है और मैंने इस पर रिसर्च करनी है, तो भाई इस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि सूरज वाकई ही मशरिक से निकलता है। तो जहाँ पर आपका अल्फ़ा 0 है वहाँ रिसर्च पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू आपने ज़रूर रखनी है। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये टी टेस्ट यूज़ करना है। यहाँ पर जो डी बार है ये हम इस डी को सम अप करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करेंगे तो ये डी बार निकलेगा। एस डी जो है ये इस वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो फिर ये एस डी आ जाएगा। ये जो म्यू डी है ये हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है उसमें यहाँ पर जो भी नंबर है, अगर ये 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा है, चौथा स्टेप जो है ये हमारा क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन में हमने नोटिस करना है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो किस तरह का है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल की फॉर्म में है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा 2 टेल है और ये जो शेड एरिया है ये लेफ़्ट पर भी होगा, ये राइट पर भी होगा। तो अगर क्रिटिकल रीजन जो है हमारा 1 टेल है, इट मीन्स कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या हमारा ग्रेटर के सिंबल में है या लेस के सिंबल में है। तो अगर ये ग्रेटर के सिंबल में होगा तो इस सूरत में जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल पर फॉल करेगा। अगर ये लेस के सिंबल में है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट टेल पर फॉल करेगा। हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये टी, इसकी वैल्यू को हमने कंपेयर करना है इस टेबल की वैल्यू से। ये टेबल से हमें मिलेगी वैल्यू और हम देखेंगे कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो शेड एरिया में आती है या वो ये वाइट पोर्शन में आती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी शेडेड एरिया में आ गई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी वाइट पोर्शन में आई जो कि एक्सेप्टेंस रीजन है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, 6 पेशेंट्स हैं जिनको हमने स्टडी किया विटामिन B12 की थेरेपी अप्लाई करने के बाद। अब आपने इन पेशेंट्स का थेरेपी से पहले डाटा ले लिया और फिर इनको ये जो B12 है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थेरेपी करवाई और फिर उसके बाद इनका ये डाटा लिया। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि क्या ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थेरेपी करने के बाद रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ, यानी उनके जो रेड ब्लड सेल हैं वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो यहाँ पर हम जो डी बना रहे हैं वो y-x से बनेगा। तो y में से x आपने निकालना है, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। इसका आपने स्क्वायर ले लिया, n आपके पास 6 है, d बार आपने बनाया समेशन d ओवर n से, ये 10 को आप 6 पे डिवाइड करें। वेरिएंस आपने लेना है इस फार्मूले से, ये कीमतें हम निकाल चुके हैं। एस डी जो है इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हमने थेरेपी ली है इससे कुछ रिज़ल्ट बेहतर हुआ या नहीं हुआ, यानी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर इम्प्रूवमेंट हुई है तो आफ्टर रिज़ल्ट जो हैं वो बेटर होंगे, यानी y की वैल्यू जो है वो x की निस्बत बढ़ेंगी। तो अगर इम्प्रूवमेंट है तो फिर ये जो म्यू डी है ये 0 से बड़ा होगा। ऊपर हम लिखते हैं कि नहीं, या तो पहले जैसे ही हालात हैं या पहले से भी काम ख़राब हो गया है।
यानी ये जो म्यू डी अगर ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं है, और अगर ये ज़ीरो से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से भी जो ब्लड सेल हैं वो कम हो गए हैं। ये वाले दो हाइपोथेसिस जो है ये मैंने खुद अपनी तरफ से बनाया ताकि टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। क्वेश्चन में ये वाला है जो मांगा गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर डी बार का आंसर हम निकाल चुके हैं। एस डी एन ये जो म्यू डी है इसका आंसर हम ये ज़ीरो लेंगे। ये सभी कीमतें जो है ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं। डी बार ये एस डी की कीमत है, ये कीमतें इसमें रखने से ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास चूँकि वन टेल टेस्ट है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर के सिंबल का आ रहा है, इट मीन्स कि ये वन टेल है और राइट टेल है, कि यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा राइट साइड पे फॉल करता है। अगर हम इस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करें तो ये भी वन टेल है, बट यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो लेफ़्ट टेल पर फॉल करता है, इस वजह से ये साथ माइनस लगा हुआ है। अगर इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो दोनों टेल पर फॉल कर रहा है। क्यों कि ये टू टेल टेस्ट है, लेफ़्ट पर भी आ रहा है और राइट टेल के ऊपर भी आ रहा है, तो इसलिए ये मॉड लगा हुआ है। अब ये जो वैल्यू है ये हमने टी के टेबल से लेनी है। तो टी के टेबल में 0.05 को आपने 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल है, तो ये 0.05 है। इसको मैंने चेक करना है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम से। इस तरफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 0.05 को हम अटैच करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 2.015। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप नोटिस करें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वन टेल के लिए हम यूज़ करेंगे तो ये लाइन देखेंगे, जब टू टेल की बात होगी तो फिर ये लाइन देखी जाएगी। ये आपने जहन में रखना है। तो इस वक्त हम वन टेल में काम कर रहे हैं तो ये 0.05 को मैंने चेक करना है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये आंसर है 2.015। ये जो 2.015 है, अब मैंने इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। जब मैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ तो आप नोटिस करें कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, तो हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है ये फिर CR में गिरा है। CR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट अल्फा 5%। जब हमने इसे रिजेक्ट किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, तो फिर हमने इसे माना। तो इसको मानने का मतलब है कि वो जो थेरेपी हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ली है उससे रिज़ल्ट बेहतर हुए हैं, यानी रिज़ल्ट हमारा इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह का ये एक और क्वेश्चन है। 11 बॉयज़ हैं जिनको आपने कोई कोचिंग दी है, कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाई है, उसके बाद उनके रिज़ल्ट्स का डाटा हमें मिला है। टेस्ट लेने से पहले, यानी जो कोचिंग है, कोचिंग से पहले उनका जो टेस्ट हुआ उसके रिज़ल्ट, और फिर कोचिंग एकेडमी पढ़ने के बाद या कोई रिफ़्रेशर कोर्स को ट्रेनिंग करवाने के बाद उनका टेस्ट हुआ तो वो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोचिंग से उनका रिज़ल्ट बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, उनके नंबर पहले से ज़्यादा हुए हैं या नहीं हुए, मतलब कि कोचिंग का उन स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा नेचुरल पेयरिंग का है, बिफ़ोर एंड आफ्टर की इन्फॉर्मेशन है। हमने जो डी बनाना है वो y-x से बनाना है। ये हमारे रिज़ल्ट्स बिफ़ोर कोचिंग है, ये आफ्टर कोचिंग टेस्ट के हैं। तो डी हमारा बनेगा y-x से। y में से x आप निकाल दें, ये कॉलम खोला, इसका आपने स्क्वायर ले लिया, इनको जमा करें, ये मीन की वैल्यू आ गई और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया। अब हम ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि क्या कोचिंग का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो हाइपोथेसिस हमारा होगा कि जो म्यू डी है वो 0 से बढ़ गया है, तब भी कोचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है। ऊपर हम लिखते हैं कि नहीं, ये पहले जैसे ही रिज़ल्ट हैं या उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए। ये क्वेश्चन है जो हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है। ये दो हाइपोथेसिस मैंने अपनी तरफ से साथ बनाए ताकि टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। अल्फ़ा की वैल्यू 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक
इसमें हमने फार्मूले में कीमतें रखनी है। ये म्यू डी की वैल्यू यहाँ से 0 लेंगे और डी बार और एस डी ये हमने साइड पर निकाल ली हैं। ये हमारा डी बार है, ये एस डी है, ये कीमतें हम यहाँ पर रखेंगे तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन हमारा वन टेल है और ये राइट टेल है। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है, मतलब कि जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल पे फॉल कर रहा है। अब ये वैल्यू मैंने टी के टेबल से ली है, तो 0.05 को मैंने 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। तो 0.05 को जब हम 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये टी के टेबल में ये 0.05 है, इसको मैंने 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो ये 1.812 ये आंसर है। अब इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो आप नोट करेंगे ये जो सेंटर वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं हुई। ये वाला आंसर इससे छोटा है, बड़ा नहीं आ रहा। जब ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये जो टी सी हमने निकाला है ये फिर ए आर में गिरा। ए आर में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जब हमने इसे रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि जो कोचिंग थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को, यानी वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन पढ़ाने का, रिफ़्रेशर कोर्स ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके रिज़ल्ट्स जो हैं या पहले जैसे ही हैं या पहले से भी ख़राब हो गए। इसी तरह ये अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी पेयर्ड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। 6 letters are selected from a company file. Each candidate required to type each one result as. ये 6 लेटर्स हैं जिनको टाइप किया है। Do we say the mean number is different at alpha 5%? कि क्या जो मीन नंबर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है या डिफरेंट नहीं आ रहा। अब ये आपके पास x की इन्फॉर्मेशन है, ये y की इन्फॉर्मेशन है, तो डिफरेंस को आपने चेक करना है कि डिफरेंस जो है दोनों मीन का वो फ़र्क दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये जो डिफरेंस है ये 2 किस्म का है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये x की इन्फॉर्मेशन है, ये y की, तो मैंने x माइनस y से ये d बनाया। इसका स्क्वायर ले लें, d बार की वैल्यू आ गई, एस डी, ये दोनों फार्मूला को यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ निकाल लें। अब इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है कि जो मीन आपके पास है वो डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है यानी उसमें इक्वलिटी नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऊपर हम लिखेंगे कि नहीं इक्वल रिजल्ट दे रहा है, यानी इक्वलिटी होल्ड करती है। ये हाइपोथेसिस है जो इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। ये 2 मैंने अपनी तरफ से बनाए ताकि टॉपिक पूरा हो। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 5% है। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास है डी बार म्यू डी ओवर एस डी ओवर √n। ये डी बार की कीमत और एस डी और म्यू डी आपका ये 0 होगा। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपने फाइंड आउट कर ली हैं। एक ये मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारा चूँकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है, इट मीन्स कि जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो 2 टेल्ड है, यानी लेफ़्ट टेल पर भी है, राइट टेल के ऊपर भी। इसलिए ये मॉड वाला जो क्रिटिकल रीजन है वो हम बना रहे हैं। अब ये वैल्यू जो है ये हमने टी के टेबल से लेनी है। 0.025 को हमने 5 पे चेक करना है। तो ये हमारे पास है 2 टेल टेस्ट में 0.05 को, अब अगर आप 0.25 को 5 पे देखें तो ये आंसर है 2.571। तो ये 2.571 हमारे पास आंसर होगा। अगर ये 1 टेल की सूरत बनेगी तो फिर हमने 0.05 को 5 पे देखना है, तो ये आंसर आ जाएंगे। एक के साथ ये माइनस लगा हुआ है, एक के साथ ये प्लस है। ये माइनस इस वजह से लगा है क्यों कि ये लेफ़्ट टेल है,
इसलिए साथ में माइनस आ रहा है। तो जो माइनस के बगैर है वो हमारा राइट टेल है, तो इस वजह से उसके साथ जो है वो प्लस आया है। तो अब हमने कंपेयर करना है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको इस टेबल की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं ये कंडीशन पूरी हुई है कि नहीं। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इससे बड़ी है, मतलब कि हमारा जो टी है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट अल्फ़ा 5%। और हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी उनकी जो टाइपिंग स्किल है वो डिफरेंट है, कि उनमें से कोई एक स्टूडेंट है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो कौन सा है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ ये बताना था कि दोनों की टाइपिंग स्किल में फ़र्क है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं। 4 क्वेश्चन हैं, आप इन चारों क्वेश्चंस को ख़ुद सॉल्व करें, और चारों नहीं कर सकते तो आप इनमें से कोई से 2 कर लें। आप इनके हाइपोथेसिस अपने माइंड में ज़रूर बनाएं, इनको पढ़ें ताकि आपको हाइपोथेसिस बनाना जो है आ जाए, क्योंकि ये जो टेस्टिंग का क्वेश्चन होता है इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। स्पेशली ये क्वेश्चन जो है ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है। रेडियल और रेगुलर बेल्टेड टायर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पर आपसे कहता है कि टेस्ट करो कि वो कारें जिनको रेडियल टायर लगाया गया है वो बेटर रिज़ल्ट देती हैं, यानी उनकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेल्टेड टायर की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। इट मीन्स कि जो रेडियल है उसको आप चेक कर रहे हो, तो ये अगर x है ये y है तो हमारा d यहाँ पर बनेगा x माइनस वाई से। क्यों कि हम रेडियल टायर को बेस्ट शो करना चाह रहे हैं, तो रेडियल टायर में से बेल्टेड टायर की इंफॉर्मेशन हम माइनस करेंगे। अगर बेल्टेड टायर को बेस्ट शो करना है तो फिर हमने y माइनस एक्स करना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।